सितंबर 2003 में ब्रिटेन में एक नाम बहुत ही तेजी से चर्चा में आता है। वो नाम था सफिलिया अहमद का। चर्चा में आने की वजह थी कि 17 साल की सफिलिया अहमद अचानक लापता हो जाती है। महीनों तक पुलिस उसकी तलाश करती है, फिर भी सफिलिया अहमद का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि इस केस में शक की सुई सफिलिया अहमद के माता पिता तक जाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। 10 सालों तक पुलिस सफिलिया अहमद को ढूंढती है, मगर वो ढूंढ नहीं पाती है। फिर अचानक प्रकृति की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि इस केस में परत दर परत सच्चाई बाहर आने लगती है और फिर बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। तो आखिर क्या है सफिलिया अहमद के गायब होने की वजह, और पुलिस किस प्रकार से जांच करने के बाद इस केस का खुलासा करती है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो कुछ भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यह कहानी सफिलिया अहमद नाम की एक लड़की की है। सफिलिया का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। सफिलिया अहमद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। सफिलिया अहमद के पिता इफ्तिकार अहमद मूल रूप से पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। 20-22 साल की उम्र में ही इफ्तिकार रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले आते हैं और यहीं रहते हुए काम करने के दौरान ही इफ्तिकार को विदेशी मूल की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी कर लेते हैं और बहुत जल्द इफ्तिकार एक बच्चे का पिता बन जाता है। मगर जब वह वापस पाकिस्तान जाता है और अपनी शादी के बारे में घर वालों को बतलाता है तो घर वाले इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं और फिर वे लोग इफ्तिकार पर पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने का भारी दबाव बनाते हैं। घर वालों के जिद के आगे इफ्तिकार झुक जाता है और उसकी शादी फरजाना नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से कर दी जाती है। शादी के बाद इफ्तिकार वापस ब्रिटेन आ जाता है और वहां अपनी पहली पत्नी को सच्चाई बताने के बाद उसे तलाक दे देता है। फिर कुछ समय बाद इफ्तिकार अपनी दूसरी पत्नी फरजाना को भी पाकिस्तान से अपने साथ ब्रिटेन लेकर के चला आता है। ब्रिटेन आने के बाद इफ्तिकार अपनी पत्नी के साथ ब्रैडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में रहने लगता है। यहीं रहते हुए 14 जुलाई 1986 को सफिलिया अहमद का जन्म होता है। सफिलिया के जन्म के बाद ये दोनों पुरानी जगह को छोड़ करके वरिंगटन में रहने चले आते हैं और यहीं से सफिलिया अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। इस बीच इफ्तिकार का परिवार भी बड़ा होता जा रहा था। घर में और 2 बेटियों का जन्म होता है। वैसे तो यह परिवार ब्रिटेन में ही रहता है, मगर छुट्टी के दिनों में अक्सर इफ्तिकार अपने सभी बच्चों और पत्नी को लेकर पाकिस्तान अपने घर आता था। बात 2003 की है। अब तक सफिलिया अहमद की उम्र 17 साल की हो चुकी थी और वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था वकील बनने का। जब सफिलिया और दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को सफिलिया अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान यह परिवार एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होता है। इस शादी के कुछ ही दिनों बाद सफिलिया अहमद के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। दरअसल वह गलती से फिनाइल पी लेती है। इस कारण उसका गला पूरी तरीके से जल जाता है। शुरू में कहा जाता है कि सफिलिया अहमद पर उसके माता पिता ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करने का दबाव बनाया था और इसी कारण से सफिलिया ने फिनाइल पी करके आत्महत्या करने की कोशिश की। मगर बाद में उसके माता पिता दावा करते हैं कि दरअसल जिस बोतल में अमूमन पीने का पानी रखा होता था, उसी एक पुरानी बोतल में घर की साफ सफाई के लिए किसी ने फिनाइल रख दी थी। रात के अंधेरे में सफिलिया को समझ में नहीं आया कि वो फिनाइल है और वो उसे पीने का पानी समझकर पी लेती है। इस गलती की वजह से सफिलिया अहमद को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसे पाकिस्तान में ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है क्योंकि सफिलिया की इंजरी बहुत ज़्यादा थी।
इसलिए उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। इस बीच परिवार के दूसरे सदस्यों की छुट्टी खत्म हो जाती है और वापसी का दिन करीब आ जाता है। इस कारण इफ्तिकार अपने 2 बच्चों और पत्नी को लेकर वापस ब्रिटेन चले आते हैं, जबकि सफिलिया अहमद इलाज के लिए पाकिस्तान में ही रुकी रहती है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इफ्तिकार सफिलिया अहमद की भी वापसी का इंतजाम करता है और फिर 27 मई 2003 को सफिलिया वापस ब्रिटेन आ जाती है। यहाँ एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस के जरिए सफिलिया को सीधे इलाज के लिए एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। कई महीनों के इलाज के बाद सफिलिया अहमद का गला काफी हद तक ठीक हो जाता है और फिर से वह कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। यहाँ तक सफिलिया अहमद को कोई जानता भी नहीं था, मगर 18 सितंबर 2003 को सफिलिया अहमद के एक कॉलेज टीचर नोटिस करते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से सफिलिया अहमद कॉलेज नहीं आ रही है। सफिलिया को फोन करने की भी कोशिश की जाती है, मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इस बारे में जब सफिलिया के माता पिता से पूछा जाता है तो वे लोग कहते हैं कि सफिलिया अहमद पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आई है। अब बेटी 1 हफ्ते से घर से गायब है और इस बारे में माता पिता ने अब तक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। इस कारण सफिलिया के टीचर को सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता है और वह तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं। मामला दर्ज करते ही पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए सफिलिया के घर आती है और माता पिता से ही पूछताछ की शुरुआत होती है। सफिलिया अहमद के माता पिता बताते हैं कि 11 सितंबर 2003 को आखिरी बार उन्होंने सफिलिया अहमद को अपने घर पर देखा था। उसके बाद से वह नजर नहीं आई। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपकी बेटी 1 हफ्ते से गायब है तो आपने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। इस पर सफिलिया अहमद के माता पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सफिलिया घर से गायब हुई है, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार उसके साथ हो चुका है। इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस रिकॉर्ड की जांच करती है तो पता चलता है कि वास्तव में पहले भी सफिलिया कई बार घर से गायब हो चुकी है। पहली बार तो जब सफिलिया अहमद की उम्र महज 12 साल थी, तभी वह 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। सफिलिया के माता पिता ने दोनों बहनों की मिसिंग रिपोर्ट भी तब पुलिस में दर्ज करवाई थी। हालांकि तब सफिलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दूसरी बार सफिलिया अहमद 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी इफ्तिकार अहमद अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सफिलिया अहमद एक पार्क में बैठी हुई मिलती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरी बार सफिलिया अहमद 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भागी थी। इस बार सफिलिया अहमद 2 दिनों तक घर वापस नहीं आती है और फिर 5 फरवरी 2003 को सफिलिया अहमद अनाथ लोगों के लिए बनाए गए सेफ हाउस में चली जाती है। वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले सफिलिया अहमद और उसके माता पिता से बात करते हैं और फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद सफिलिया अहमद वापस अपने पिता के घर चली आती है। इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को सफिलिया अहमद अपने 2 बहनों और माता पिता के साथ फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाती है और वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों बाद गायब हो जाती है, क्योंकि माता पिता के बयान के बाद और पुलिस रिकॉर्ड से यह साबित हो जाता है कि सफिलिया अहमद पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी है। अब पुलिस वालों को लगने लगा था कि शायद इस बार भी सफिलिया अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होंगी, इसलिए पुलिस तो अपनी जांच जारी रखती ही है, साथ ही उन संभावित जगहों का भी पता लगाने में जुट जाती है जहां सफिलिया अहमद जा सकती थी, मगर कहीं से भी सफिलिया का अता पता नहीं चलता है। सफिलिया अहमद के
पहले भी घर छोड़कर भागने के इतिहास की वजह से पुलिस जांच में थोड़ी सुस्ती दिखाती है। लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया वाले पुलिस की सुस्ती को मुद्दा बनाना शुरू कर देते हैं। इसका असर यह होता है कि स्थानीय स्तर पर ही सफिलिया अहमद को खोजने की मांग होने लगती है। जब पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो सफिलिया के घर से पुलिस वालों को सफिलिया की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और लेख मिलते हैं। इन कविताओं से पता चलता है कि वह अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि सफिलिया एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लड़की के तौर पर अपना जीवन बिताए, जबकि सफिलिया अहमद को वेस्टर्न कल्चर ज्यादा भा रहा था। इसी दर्द को सफिलिया अहमद ने अपनी कविताओं के जरिए पन्नों पर उतारा था। जब सफिलिया की यह कविताएं लोगों तक पहुंचती है तो धीरे धीरे यह मामला और तूल पकड़ने लगता है और पुलिस पर सफिलिया को ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी के बाद पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और हर उस जगह की तलाश करते हैं जहां सफिलिया जा सकती थी, मगर कहीं से भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज में सफिलिया अहमद की तस्वीर जरूर दिखाई जाती है। जब वह सीसीटीवी फुटेज सफिलिया अहमद के माता पिता को दिखाई जाती है तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की सफिलिया अहमद ही है। यह तस्वीर लड़की के गायब होने के कुछ दिन बाद की थी। जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस यह मान लेती है कि कम से कम सफिलिया जिंदा तो है। हालांकि मामले में एक नया मोड़ तब आता है जब यह तस्वीर सफिलिया के स्कूल टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल जब वह तस्वीर सफिलिया के क्लास टीचर को दिखाई जाती है तो वह कहते हैं कि फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी सफिलिया अहमद नहीं है। कुछ दूसरे लोग भी सीसीटीवी फुटेज देखकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि फुटेज में दिखने वाली लड़की सफिलिया नहीं है। अब पुलिस वालों का माथा घूमने लगता है कि आखिर सफिलिया के माता पिता ने फोटो में दिख रही लड़की की झूठी पहचान क्यों की? क्या वे लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले चुपके से सफिलिया अहमद के माता पिता के घर पर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं। अब पुलिस वाले घर में लगे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पर रिकॉर्ड हुई बातचीत की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक दिन इफ्तिकार अहमद घर में बात करता हुआ सुनाई देता है कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा एक दिन इफ्तिकार अहमद कहता हुआ सुनाई देता है कि अगर पुलिस ने कार के अंदर से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कई और ऐसी बातें रिकॉर्ड होती है जिससे सुनने के बाद शक होने लगता है कि शायद इफ्तिकार अहमद ने ही अपनी बेटी के साथ कुछ किया है। क्योंकि अब पुलिस वालों को इफ्तिकार अहमद के ऊपर ही शक होने लगा था, इसलिए इफ्तिकार अहमद की कई बातों को आधार बनाते हुए 18 दिसंबर 2003 को पुलिस वाले इफ्तिकार और उसकी पत्नी फरजाना अहमद के अलावा परिवार के 5 और सदस्यों को सफिलिया अहमद के हत्या करने और उसकी लाश छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने इन लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत पुलिस वाले निकाल ही लेंगे, मगर पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पुलिस कुछ ही दिनों के बाद रिहा कर देती है। अब 2003 से 2004 का समय आ जाता है। सफिलिया अहमद के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। पुलिस सफिलिया को खोजने की कोशिश में जुटी हुई थी कि इसी बीच ब्रिटेन के सेडविक कैम्ब्रिया इलाके से बहने वाली मशहूर कैंट नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो इलाके में राहत बचाव के काम में लगे 3 लोगों को इस नदी के किनारे से एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलती है,
जिस जगह पर लाश मिली थी और जहां से सफिलिया अहमद गायब हुई थी, वह दोनों जगह काफी दूरी पर थी। फिर भी पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं यह शव सफिलिया अहमद का तो नहीं है। इसी बात की पुष्टि के लिए डेड बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसका मिलान इफ्तिकार और फरजाना के डीएनए सैंपल से किया जाता है। सब उस वक्त चौंक जाते हैं जब बाढ़ में बहकर आई लाश और इफ्तिकार अहमद के डीएनए सैंपल मैच कर जाते हैं। इसका मतलब था कि नदी से बहकर आई वह लाश किसी और की नहीं बल्कि सफिलिया अहमद की ही है। मतलब कि जिस सफिलिया अहमद की तलाश में पुलिस लगी हुई थी, वह अब एक मुर्दे के रूप में पुलिस तक आ चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर सफिलिया अहमद की हत्या किसने और क्यों की। सफिलिया अहमद के माता पिता के बयान और हरकतों से पहले भी उन पर शक हुआ था और 2003 में भी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एक बार फिर से इन दोनों से पूछताछ की जाती है और एक बार फिर से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मामले की सुनवाई भी होती है, मगर इन दोनों पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और फिर से इन्हें रिहा करना पड़ता है। पुलिस वाले कुछ और सस्पेक्ट को हिरासत में लेते हैं और उन सभी के खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। इस तरह समय बीतता जाता है, लेकिन सफिलिया अहमद के कातिलों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लोग सफिलिया को भुलाने लग जाते हैं। इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। सफिलिया अहमद 2003 में गायब हुई थी और अब आ चुका था साल 2010। सफिलिया अहमद की मृत्यु को अब 7 साल हो चुके थे। इफ्तिकार अहमद भी अपने काम में लगे हुए थे और बची हुई दोनों बेटियां भी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी। परिवार बड़ी बेटी के खोने के गम से लगभग उभर चुका था और सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे। तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तिकार अहमद के घर पर बड़ी चोरी होती है। अब तक इफ्तिकार अहमद का परिवार इलाके में अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफी मशहूर हो चुका था। इस कारण जब इस घर में चोरी की वारदात होती है तो यह खबर भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगती है और एक बार फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है। पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम करते हुए जल्द से जल्द चोरों की तलाश में लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस वाले एक ऐसा खुलासा करते हैं जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पुलिस वाले घर में चोरी के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद की बेटी अलीसा अहमद को ही गिरफ्तार करते हैं। अलीसा सफिलिया की छोटी बहन थी। अलीसा के मुताबिक घर से उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे वह मांगती थी। इसी कारण उसने अपने पिता के घर पर चोरी करवाई। पुलिस ने चोरी वाले केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था, मगर पुलिस वालों को यहाँ एक मौका नजर आता है। अब वह एक बार फिर से कई साल पहले गायब हुई सफिलिया वाली फाइल को खोलते हैं और अलीसा से उसकी बहन सफिलिया के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। शुरुआती बातचीत में ही पुलिस वालों को लगता है कि अलीसा सफिलिया अहमद के गायब होने के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिससे दुनिया अब तक बेखबर है। पुलिस वाले अलीसा से सफिलिया अहमद के बारे में बताने की जिद करते हैं, मगर अलीसा बिल्कुल खामोश रहती है। फिर यहाँ पुलिस वाले अलीसा को कहते हैं कि तुमने अपने ही घर में चोरी करवाई है, इसके लिए तुम्हें लंबी जेल हो सकती है, लेकिन अगर तुम सफिलिया के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अब तक कोई नहीं जानता है तो तुम्हारी सजा कम की जा सकती है। इसके बाद अलीसा ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अलीसा बताती है कि उसकी बहन सफिलिया अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता इफ्तिकार और मां फरजाना अहमद ने ही
हम सभी बहनों के सामने मारा था और फिर उसकी लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक दिया था। मगर बाढ़ की वजह से लाश बहकर जंगल से नदी किनारे आ गई थी। अलीसा के मुताबिक इफ्तिकार और फरजाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा सफिलिया किसी लड़के से प्यार भी करने लगी थी। यह बात भी इफ्तिकार और फरजाना को पसंद नहीं आती है। इसी बात के लिए ये दोनों रोज रोज सफिलिया अहमद को टोकते रहते थे। इसके अलावा जब सफिलिया अहमद की एक लड़के से दोस्ती की बात सामने आती है तो इफ्तिकार और फरजाना अब जल्द से जल्द सफिलिया की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब यह परिवार 2003 में एक फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाता है तो वहां एक लड़के से जबरदस्ती सफिलिया की शादी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर सफिलिया शादी करने से मना कर देती है और इसी से बचने के लिए उसने फिनाइल पी ली थी। इस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी शादी टल जाती है। जब सफिलिया वापस ब्रिटेन आती है तो यहाँ भी उसके परिवार वाले अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाने की जिद करने लगते हैं। जब सफिलिया इस शादी के लिए मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आता है और वह पहले तो सफिलिया को गुस्से से मारते हैं और फिर पॉलिथीन बैग में उसका मुंह ढक देते हैं। इस कारण दम घुटने की वजह से सफिलिया अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के तुरंत बाद अलीसा सफिलिया अहमद वाले मामले में सरकारी गवाह बन जाती है। बदले में उसे चोरी वाले मामले में कम से कम सजा का भरोसा दिलवाया जाता है। अलीसा के बयान के आधार पर ही 2 सितंबर 2010 को फरजाना और इफ्तिकार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या का केस चलता है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों तक ये दोनों जेल में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट से बेल मिल जाती है। आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा करके लाते हैं और फिर उन सबूतों के आधार पर 21 मई 2012 से इस केस की सुनवाई चेस्टर क्राउन कोर्ट में शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तिकार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते रहते हैं, मगर जब फरजाना को लगने लगता है कि अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में वह फंसने वाली है तो 9 जुलाई 2012 को फरजाना कोर्ट में फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि सफिलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद ने ही की थी। अपने बयान में फरजाना यह भी बताती है कि उसने इफ्तिकार अहमद को रोकने की कोशिश भी की थी, मगर उल्टे इफ्तिकार अहमद ने फरजाना को भी मारा पीटा और धमकी दी कि अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में किसी को भी बताया तो उसका भी हाल सफिलिया जैसा ही होगा। अब इफ्तिकार अहमद के खिलाफ 2 गवाह हो चुके थे। इसके अलावा पुलिस वाले भी जो सबूत इकट्ठा करते हैं वह भी इशारा करते हैं कि इफ्तिकार अहमद ने ही सफिलिया अहमद की हत्या की थी, फिर उसकी लाश को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया। मगर इत्तेफाक से उस इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी के साथ सफिलिया की लाश बहते हुए खुद ही नदी के किनारे पहुंच गई। फाइनली लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2012 में फरजाना और इफ्तिकार को अपनी ही बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश गायब करने का दोषी पाया जाता है और इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में यह भी साबित होता है कि यह एक ऑनर किलिंग है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हर साल सफिलिया अहमद की याद में 14 जुलाई को यानी सफिलिया अहमद के बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग भी मनाई जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से दें।